नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में शख्स ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों के मुताबिक युवक की अभी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। युवक नशे का आदी था, जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में ये मृतक का जो शव रखा है उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतक के पिता की माने तो उनका बेटा नशे का आदी था, जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया। मृतक के पिता के मुताबिक अभी 5 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। उन्हें इस घटना की जानकारी अगले दिन सुबह मिली, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस घटना में जांच अधिकारी देवेंद्र सिंह की मानिए तो उन्हें जैसे ही इस घटना के बारे में सूचना मिली, वो मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी के मुताबिक युवक नशे का आदी था, जिसने नशे की लत के चलते घटना को अंजाम दिया। कौन है मृतक? मृतक कौन है आपके? आपके क्या लगते हैं? लड़का है। आपके लड़के हैं? तो वजह कोई पता चल पाई फांसी? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्या करता थे? वर्कशॉप में काम करता। तो नशा वशा करते थे? सर नशा बहुत करता था, शराब तो बहुत। क्या लगता है नशे के चक्कर में इन्होंने सुसाइड कर लिया? अनजाने से। आप लोगों को क्या पता चला? मेरे को सर कुछ भी नहीं पता है। नहीं, कब पता चला कि सुसाइड कर ये लिया? सुबह में उठा हूँ तब पता लगा। हाँ। मेरा बहू रोने लगा है ना, मैं साथ में सोया था। पल के है कब बंद हुआ, अब ये कब लगाया नहीं लगाया, उसके बाद फिर कोई पता नहीं सर। शादीशुदा था ये? जी 6 महीने 5 महीना हुआ शादी करके लाया हूँ मैं। और से हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। क्या नाम है बेटे का? पंकज नाम है। फांसी लगाई है, क्या था सर पूरा मामला? ये नशे का आदी था, नशा ज़्यादा करता था। नशे के कारण इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो दिमाग से परेशान था ये। इसलिए इसने फांसी लगा दिया। क्या नाम है मृतक का? क्या सूचना मिली थी? पुलिस को क्या कार्रवाई करी? पुलिस को सूचना मिली कि नेहरू कॉलोनी के अंदर राजेंद्र प्रधान वाली गली में पंकज कुमार नाम के लड़के ने फांसी लगा ली जी। सूचना पा करके हम गए, हमने जो कार्रवाई थी उचित कार्रवाई अपनी करी है। कितनी उम्र है मृतक की? 21 साल उम्र। 21 साल। रुक करते अगली खबर की और। प्रजापति कल्याण समिति हरियाणा के बैनर तले भारत कॉलोनी में गरीब लड़कियों और बच्चों के लिए मुफ्त सिलाई सेंटर खोला गया। उन्हें सक्षम बनाने के लिए शुरुआत की गई है। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा उद्देश्य है हमारे समाज के लोगों, बच्चों और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना है और हम इस तरीके के प्रयास लगातार करते रहेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने पहला सिलाई सेंटर खोला है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे और उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया। वहीं संस्था के लोगों ने कहा कि बच्चों के लिए ये सिलाई सेंटर बिल्कुल मुफ्त में चलाया जाएगा, ताकि बच्चे अपने आप को सक्षम बना सके और भविष्य में बुलंदियों को छू सके। मैडम आपका? मेरा नाम अंजू है। किस पद पे हैं आप? और मैं यहाँ का पूरा मैं ही देखती हूँ जी। किस तरीके से क्या क्या सिखाएंगे बच्चों को? किस तरीके से सिखाएंगे? सब चीज़ें सिखाएंगे, जैसे शुरू से लास्ट तक जो 6 महीने का कोर्स होता है वो पूरा करेंगे। ये हमारी मैडम है, इसलिए बस। उसके बाद क्या नौकरी वोकरी दिलवाने के लिए भी कुछ हेल्प करेंगे बच्चे की? हाँ, वो तो अपने आप सर्टिफिकेट देंगे बना के हम 6 महीने बाद। जी आपका और किस नाम से संस्था है, ये क्या शुरुआत करी आज? मेरा नाम सुरेंद्र प्रजापति है और ट्रस्ट का नाम है अपनी प्रजापति कल्याण समिति हरियाणा से। और इसमें हमने क्या है कि पहले तो एक बात बोलूँ, पहले तो आप सभी का मीडिया वालों का बड़ा धन्यवाद है। आप काफ़ी देर से वेट भी कर रहे थे, इंतजार कर रहे। तो हमने अपना एक सिलाई केंद्र खोला है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है अपने ओल्ड फरीदाबाद के अंदर। और इसमें हम जो है महिलाओं को ये है कि इससे मैसेज देते हैं कि भी जितना जागरूकता फैलेगी उतना बढ़िया है। ठीक है जी। और अपने जनवरी से हम इसमें ट्यूशन क्लासेस फ्री देंगे बच्चों को, नर्सरी से 5th क्लास तक की बच्चों को। बिल्कुल। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत एवं उनके साथ शहीद हुए देश के 11 वीर सैन्य अधिकारी व जवानों को भाटिया सेवक समाज संस्था के प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर डिफेंस के रिटायर अधिकारी भी मौजूद रहे और अपनी श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। सामाजिक संस्था भाटिया सेवक समाज में शहीद जनरल विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत एवं उनके साथ शहीद हुए 11 वीर सैन्य अधिकारी व जवानों को श्रद्धा सुमन इस दौरान अर्पित किए गए। वहीं खास तौर पर पहुंचे डिफेंस रिटायर के
अधिकारियों ने भी अपनी भावनाएं इस दौरान प्रकट की और शहीदों को पुष्प अर्पित किए। भारतीय सेवक समाज के प्रधान मोहन सिंह भाटिया ने बताया कि हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। आज संस्था द्वारा दिवंगत वीर सैन्य अधिकारियों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें डिफेंस के रिटायर्ड अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। देश को दिए उनके योगदान को याद किया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया। वहीं डिफेंस के अधिकारियों ने भी हादसे के शिकार जनरल बिपिन रावत समेत सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके द्वारा देश की सुरक्षा में दिए गए योगदान की चर्चा भी हुई और उन्हें सल्यूट मारते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जनरल साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए जनरल बिपिन रावत जी CDS, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 8 तारीख को जनरल साहब का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें उनकी धर्मपत्नी जी की देहांत हो गया। हम सब भारतवासियों को, हम सब फौजियों को उनके इस नेता के जाने से, एक अच्छे लीडर के जाने से बहुत दुख है। बहुत ज़्यादा दुख इसलिए है कि जनरल साहब एक बहुत ही ग्राउंड सोल्जर थे, जो कि बहुत ही ज़मीनी हकीकत को लेके चलते थे और यही कारण था कि उन्होंने पदोन्नति भी की हर लेवल पे, हर कंपटीशन में वो ऊपर आए और एक अच्छे लीडर बनके एक फ़ौज को एक नमूना पेश किया। आज जनरल साहब हमारे बीच नहीं है। देश ने एक अच्छा नेता तो खो ही दिया है, बट एक फ़ौज ने एक अच्छा लीडर भी खो दिया है। आज मैं उम्मीद करता हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैं 5 तारीख को जनरल साहब से आमने सामने हुआ था, उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे हाथ मिलाया मैंने, कई बातें उन्होंने पूछी, कई बातों का मैंने जवाब दिया, पर आज मेरे को पर्सनल लॉस है उनके जाने से। आज हम सब ये भारतवासी, हर एक फौजी ये प्रण लेता है कि जहाँ पर जनरल साहब छोड़ के गए हैं, जिस नींव को, जहाँ पर वो टारगेट्स अपने छोड़ के गए हैं, उस मुहिम को हम आगे बढ़ाएं और अपने देश की प्रगति पे हर सहयोग प्रदान करें। जनरल साहब, आपकी आत्मा अमर रहे, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहन सिंह भाटिया, प्रेसिडेंट भाटिया सिख समाज, सर्वप्रथम तो उन शहीदों को नमन करता हूं जो एक हेलीकॉप्टर के हादसे में हमारे फ़ौज के जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी व उनके साथ बाकी के जो हमारे फौजी जो हादसे में शिकार हुए हैं वो आज नहीं रहे हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो आज क्योंकि पूरे देश में जगह जगह पर उनको श्रद्धांजलि सभा के रूप में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो भाटिया सिख समाज ने भी अपना एक कर्तव्य समझा कि भाई हम भी अपने उन शहीदों को श्रद्धा सुमन भेंट करें और उसके लिए एक आज छोटी सी अपना शोक सभा, श्रद्धांजलि दिवस के सभा के रूप में हमने यहाँ पर लोगों को बुलवाया था। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में बहुत सारे फौजी भाई, ऑफिसर, कमांडर वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया और हमारी हौसला अफजाई की है। अब हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, जो हुआ है वो प्रभु के हाथ में था, लेकिन मैं उन सब के लिए यही अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ कि परमात्मा उनको जहाँ भी रखे अपने चरणों में रखे। पीछे परिवार में जो उनके 2 बेटियाँ बच्ची हैं हमारे जनरल रावत जी की, उनको भगवान ताकत दे ताकि वो भी आगे आके सेवा में आए, आर्मी में आए और हमारे देश की वो सेवा कर सकें। मैं ब्रिगेडियर NN माथुर रिटायर्ड हूँ और हाँ, और क्योंकि मैं सेवानिवृत्त 27 साल पहले हुआ था, तो इसलिए जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो हमारे जनरल रावत साहब शायद सीनियर मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल ही हुए होंगे, तो उनके साथ मेरा पर्सनल 1-to-1 संपर्क तो कभी नहीं हुआ, मगर ये है कि उनके बारे में मैं हमेशा पढ़ता रहा हूँ। जैसे फ़ौज के हर एक ही ऑफिसर के बारे में हम लोग जागरूक रहते हैं और ये एक बहुत अफसोस भरा हादसा हुआ है जिसमें हमारे इतने सीनियर पैट्रियोटिक
सिंसियर एंड ब्रेव ऑफिसर जो हैं, जिनका ऐसे हादसे में निधन हो गया। हमें इस बड़े अफसोस की बात है कि हमने एक ऐसा लायक ऑफिसर को इस उसमें खोया है। साथ में उनकी धर्मपत्नी का भी साथ निधन हुआ, जो कि एक अपने आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन के फंक्शन में उनके साथ जा रही थी। उनका भी उनके साथ निधन होने का हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है। इसके साथ मैं उन चलो रुक करते अगली खबर की ओर। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की फरीदाबाद जिले में शाखा संगत द्वारा बेसहारा लोगों के लिए खाने का सामान, राशन, फल व गर्म कपड़े वितरित करने का कार्यक्रम रखा गया। अलग अलग जोन बनाकर डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने ये सेवा कार्य किया। डबुआ में स्थित वृद्धाश्रम सेक्टर 19 के वृद्धाश्रम सेक्टर 16 के साईं मंदिर व भगोला में आंचल छाया आश्रम में जाकर बेसहारा लोगों के लिए कुल मिलाकर 120 किट बांटी गई। बलुगढ़ के ब्लॉक व एनआईटी ब्लॉक के लोगों ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा की संगत 135 मानवता भलाई के कार्य लगातार कर रही है। इसके तहत गरीब बेसहारा लोगों को खाने का सामान, फल व गर्म कपड़े की किट बांटी गई है, ताकि उनकी मुश्किलों को कम किया जा सके। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। गौरतलब है कि बीते 5 दिसंबर को भी डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने जरूरतमंदों के लिए लगभग 100 गर्म कपड़े व कंबल वितरित किए थे। डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों की वहां के स्टाफ व आसपास के नागरिकों ने काफी सराहना की। आज ये जो कार्य हो रहा है, ये संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से प्रेरित होकर के परम पिता शासक नाम सिंह जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम फरीदाबाद एनआईटी ब्लॉक से में मिल करके सभी वृद्धाश्रम के अंदर कपड़े, फ्रूट और नमकीन, बिस्कुट वगैरह तथा साथ में इनको नाश्ता करवाया गया है। और ये सब कार्य जो है परम अपना संत गुरमीत राम रहीम जी की प्रेरणा से ही हो रहा है जी। और हालांकि 135 कार्यों में से ये एक मानवता भलाई का कार्य ही है। इंसा जी के पावन प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा सिरसा के जो सेवादार भाई बहन हैं, सब उनकी ओर से ये यहाँ पर वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये फ्रूट, खाने पीने का सामान और गर्म वस्त्र यहाँ बांटे जा रहे हैं। और किस किस जगह यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है? और इसके जैसे डबू आश्रम में यहाँ वृद्धाश्रम में ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद में 3 जगहों पर और जैसे सेक्टर 16 में साईं मंदिर, सेक्टर 19 की वृद्धाश्रम में और भगोला में आंचल छाया आश्रम में भी ऐसे ये सब प्रोग्राम जो सेवाएं चल रही हैं जी। और इसमें कम से कम जो 100 जो है ऐसे ये हमारे किट्स जो है बांटी जा रही हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश देना चाहेंगे कि जैसे पूज्य पिताजी की रहमत से, उनकी पावन प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा की जो सेवादारों द्वारा 135 मानवता भलाई के निस्वार्थ सेवाएं चलाई जा रही हैं, तो समाज में ये भी संदेश उनका जाता है कि भाई सभी लोग ऐसे सेवाओं में आगे आएँ। और यहाँ वृद्धाश्रम में एक यहाँ समाज को सतगुरु गुरु जी ने भी पावन संदेश दिया है कि भी हो सके अपने माता पिता की कुछ देखभाल जरूर अवश्य करें, कि ताकि मतलब जो घरों में उनको प्यार, सारा अपना बच्चों का प्यार वो सब पूरा मिल सके और घर में बुजुर्गों का जो समय है वो पूरा जीवन खुशी से उनका गुजर सके। यही समाज को संदेश है कि माता पिता की देखभाल करें और इन सेवा। रुक करेंगे अब अगली खबर की और। अंबाला में नगर निगम को कौन अवैध होल्डिंग लगाकर लाखों का नुकसान पहुंचा रहा है? किस अधिकारी या नेता के इशारे पर यह सब कुछ चल रहा है और अवैध होर्डिंग लगाए जा रहे हैं? अवैध होर्डिंग से लाखों की कमाई हो रही है। नगर निगम को लाखों का चूना आखिरकार अंबाला प्रशासन क्यों झेल रहा है? जो इसका नुकसान भरेगा वो किसकी जेब से भरा जाएगा? आपको बता दें कि अंबाला शहर में जितने भी गैर कानूनी होर्डिंग लग रहे हैं और ऐसे ही होर्डिंग अंबाला के एक निजी अस्पताल के ग्राउंड में और सरकारी शौचालय पर भी लगाए जा रहे हैं, जिसके संबंध में नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि जिसकी जगह जहां पर भी है होर्डिंग पाए जाएंगे उस पर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने शहर के बिगड़ते सौंदर्यीकरण पर भी बात की और कहा कि अंबाला शहर में कोई भी होर्डिंग का मालिक नगर निगम को किराया भी देता है, जिससे नगर निगम को लाखों का नुकसान होता है। अंबाला शहर के नगर निगम कमिश्नर ने एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने अंबाला शहर में गैरकानूनी तरीके से लग रहे होर्डिंग के मामले पर चर्चा की। आपको बता दें कि शहर में सरकारी शौचालय पर भी गैरकानूनी तरीके से होर्डिंग लगाए गए हैं, जिस पर नगर निगम कमिश्नर ने कहा
कि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार यदि निजी बिल्डिंग पर भी किसी थर्ड पार्टी का इस तरह का गैरकानूनी होर्डिंग दिखाई देता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत लगभग 50,000 का जुर्माना और 6 महीने की सजा सुनाई जाएगी। साथ ही जो पोस्टर छापता है उस पर कंपल्सरी प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत उनका नाम देना होता है, नहीं तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। सारी जानकारी दें, अपना नाम बताएं। देखो जी, हम कहना ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें, नगर निगम ने हमें बुलाया था और ये कहा कि आप लोग अपने रेडी के लाइसेंस बनवा लें। हम लोगों ने अपने लाइसेंस बनवा लिए, फिर नगर निगम ने हमें अलाउड किया कि आप लोन भी ले सकते हैं कोई बिजनेस करने के लिए, जो लॉकडाउन हुआ था। फिर हमें बैंक ने लोन दिया 20,000 का। अभी तक वो लोन क्लियर नहीं होगा और नगर निगम ने ये कर दिया तो हम दुकानदारी कैसे करेंगे? और बैंक का लोन कौन सी प्रोसेस है कि जो अनक्रोचमेंट है रोड के ऊपर उसको हटाया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए आयुक्त महोदय जी के आदेश भी है कि खुला डुला वातावरण मिलना चाहिए हर एक रेजिडेंट। इसके लिए हम ड्राइव चलाई जा रही है और ड्राइव के तहत जो भी फ्लैक्स बोर्ड रोड के ऊपर लगे हुए हैं या रेडियाँ वगैरह लगी हुई हैं उनको हटाया जा रहा है। या दुकानदार भाइयों से अपील भी की गई है कि आप रोड के ऊपर कोई भी सामान ना रखें ताकि आवाजाही में कोई दिक्कत ना आए। इसी के अलावा ये उसी की एक श्रेणी में कार्रवाई की जा रही है। आगे से आगे बोर्डों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। जैसे अभी एक कार्रवाई चल रही है, ऐसी टीम आगे से आगे जो बड़े बड़े। और बाप का नाम दाता राम है। क्या कहना चाहते हैं? जो हमारा लाइसेंस कमेटी में बुला कर बनाया गया था और वो हमारे पास लाइसेंस है, हम आपको दिखाने में तैयार हैं, मगर इस टाइम घर पर है। चलिए रुकेंगे अगली खबर की और। देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव से निपटने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार काम होता है ताकि देश के स्कूल के में भविष्य के लीडर तैयार हो सके। स्कूल के बच्चों को तनाव से दूर भगाने और मानसिकता सुदृढ़ता के लिए आध्यात्मिक शिक्षा और विपरीत परिस्थितियों में गुजर बसर करने एवं आजीविका के लिए बुनियादी कृषि प्रशिक्षण आदि की पहल की जा रही है। इसी क्रम में जहां पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले बच्चों में साग फल सब्जी लगाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है, तो वहीं हरियाणा के कॉलेज विश्वविद्यालयों के बाद अब स्कूलों में भी गीता ज्ञान देने की योजना शुरू हुई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से संचालित स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कृषि और बागवानी का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए 30 स्कूलों में किचन गार्डन तैयार किए जाएंगे। जल्द ही ऐसा निगम के सभी स्कूलों में किया जाएगा। चलिए खबरों में बात करेंगे अब राजनीति में हो रहे वार पलटवार पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा रविवार को जयपुर में दिए गए बयान में AIMIM के नेता असादुद्दीन ओवैसी भड़क गए। राहुल ने कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में देशवासियों से अपील की कि हिंदुत्ववादियों को केंद्र की सत्ता में बेदखल कर हिंदुओं को वापस लाएं। इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि हर भारतीय का है। ओवैसी ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता को लेकर सवाल किए कि हिंदुओं को सत्ता में लाने की अपील कैसे सेकुलर हो सकती है। ओवैसी ने कहा कि राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व की जमीन को उपजाऊ बनाया, अब वे बहुसंख्यकवाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को सत्ता में लाना 2021 का सेकुलर एजेंडा है। वह भारत सभी भारतीयों का है, केवल हिंदुओं का नहीं। भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उनका भी जिनका कोई विश्वास नहीं है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।